हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीडीएस का 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें आपका फिजिकल चेंज हुआ है और केमिकल चेंज हुआ है। जिसमें फिजिकल चेंज हुआ है वो आपका कौन सा होता है, रिवर्सिबल। जिसमें आपके पास फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज रिएक्शन कौन सी होती है, फिजिकल चेंज रिएक्शन कौन सी होती है जिसमें आप रिवर्सिबल कर सकते हो। रेक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से आप रेक्टेंट बना सकते हो, रिवर्सिबल। और केमिकल चेंज में जब आपने रेक्टेंट से प्रोडक्ट बना लिया तो प्रोडक्ट से आप दोबारा रेक्टेंट नहीं बना सकते, यानी इरिवर्सिबल। ठीक है, फिजिकल चेंज यानी रिवर्सिबल। आप रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनाते हो तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना सकते हो। केमिकल चेंज यानी इरिवर्सिबल, एक बार प्रोडक्ट बन गया तो दोबारा वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है बर्निंग ऑफ कोल। जब आप कोल को बर्न करते हो तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एक केमिकल चेंज हो गया जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए आपका होगा नहीं। बर्निंग ऑफ वुड, इसमें भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्लस वेपर निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकल के वेपर निकल गए प्लस पानी, वाटर, तो ये भी क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। हीटिंग ऑफ प्लेटिनम क्रूसिबल, हीटिंग ऑफ प्लेटिनम क्रूसिबल, ये एक फिजिकल चेंज है। ये क्या है, फिजिकल चेंज है। हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ये भी आपका एक केमिकल चेंज है। जब आप पोटेशियम क्लोरेट को हीट करोगे तो आपके पास ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, यानी ये एक केमिकल चेंज है। क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके पास, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, हीटिंग ऑफ प्लेटिनम एंड हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट यानी आप जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट करोगे तो आपके पास ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई यानी वो एक केमिकल चेंज हुआ। बर्निंग ऑफ कोल में भी, बर्निंग ऑफ वुड में भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आपकी रिलीज होती है। तो आपके पास ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलें। द pH वैल्यू ऑफ सैंपल ऑफ मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर, pH वैल्यू ऑफ सैंपल। pH वैल्यू में हम क्या देखते हैं, pH वैल्यू में क्या देखते हैं, कितनी कंसंट्रेशन है, किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। किसकी कंसंट्रेशन देखते हैं, हाइड्रोजन आयंस की। आपके पास मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर है तो उसकी आप pH वैल्यू कहां देखोगे, नियर टू 7, नियर टू 7। क्यों, क्योंकि आपका जो pH स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। 0 से 7 तक आपका एसिडिक होता है, 7 से 14 आपका बेस होता है। ठीक है, तो एसिडिक में क्या करते हो, H पॉजिटिव देते हो, बेसिक में OH नेगेटिव देते हो। तो डिस्टिल्ड वाटर pH वैल्यू किसके लिए होती है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितने हैं, तो आपकी क्या होगी, नियर टू 7। बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट है, इसकी मोस्ट प्रॉपर्टी, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, आपको पता है। एलिमेंट है, यहां पे आपके पास उसका मास नंबर होता है, यहां पे उसका एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर में आपको प्रोटॉन की जरूरत होती है और किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रॉन की।
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब आप एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हो तो कैसे करते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने आपके पास प्रोटॉन होंगे उतने आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो जरूरी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन भी मास में, इसमें भी न्यूट्रॉन का चार्ज आपको पता क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो एक एलिमेंट के लिए मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका एटॉमिक नंबर, यानी उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तभी आपका एलिमेंट डिफाइंड होगा। तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर भी उसके अंदर आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी से नहीं मेजर किया जाता एलिमेंट को। ठीक है, चले आगे फिर। देयर आर 2 एलिमेंट, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड एटॉमिक नंबर 18। 2 आपको एलिमेंट्स दिए हैं, कौन कौन से, एक आपको कैल्शियम दिया है और एक आपको आर्गन दिया है। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपका 20 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर आपका 18 है। ठीक है, मास नंबर ऑफ बोथ द एलिमेंट इज 40, मास नंबर बोथ द एलिमेंट इज 40। मैंने आपको एलिमेंट दिया था, यहां पे आपका मास नंबर लिखा जाता है, यहां पे आपका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 और 18 दिया है, मास नंबर 40 दिया है। ठीक है, तो कौन सा होता है, वो आइसोटोन्स होते हैं या आइसोबार होते हैं या आइसोकोर होते हैं या आइसोटोप होते हैं, जिसमें आपका मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। क्या बोलते हैं, आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, जिसमें आपके पास सेम मास नंबर होता है, डिफरेंट आपका एटॉमिक नंबर होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और स्टेटमेंट चेंज कर करके पूछा जाता है। ये एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सेम एज इट इज ऐसे ही पूछा जाता है, सीक्वेंस में एलिमेंट्स के नंबर में कोई चेंज नहीं होता, बस स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा दिया होता है इन्होंने। ठीक है, तो क्या है, आइसोबार क्या होते हैं, जिसमें आपका सेम मास नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एलिमेंट सिंबल के किस जगह पे ऊपर मास नंबर होता है और नीचे एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, चले आगे फिर। नेक्स्ट है पलम पुडिंग मॉडल फॉर एन एटम वाज परपस्ड बाय, ये तो सभी को पता होगा। पलम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, क्या होता था पलम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन होता था, क्या बोला था, उसमें आप में जो रेड कलर है और ब्लैक कलर, रेड कलर आपका सारा क्या है और ब्लैक कलर क्या है, पॉजिटिव। पर आप न्यूक्लियस को देखो तो जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। ठीक है, आपके अंदर मान लो प्रोटॉन में 6 प्रोटॉन है, तो आपके पास जो इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन होंगे वे कितने होंगे, 6। ठीक है, पलम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, ये सभी को पता है किसने दिया था, जे थॉमसन ने। किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। रदरफोर्ड का सभी को पता है, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, जे थॉमसन ने पलम पुडिंग मॉडल दिया था, जिसको हम रेजन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजन पुडिंग मॉडल। पेपर में कम पूछा जाता है ये नाम, पर पता होना चाहिए, पलम पुडिंग मॉडल को ही हम क्या बोलते हैं, रेजन पुडिंग मॉडल। ठीक है, जो किसने दिया था, जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम 23।
क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम 23। तो कैसे निकालते हो आप, कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हो। आपके पास गिवन मास कितना है अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई अवोगाद्रो नंबर, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो आपके पास गिवन मास कितना दिया है 46 और सोडियम का यानी मोलिकुलर मास क्या दिया है 23 मल्टीप्लाई अवोगाद्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हो, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो आप जब इसको काटोगे तो 2 इंटू पर आपके पास ऑप्शन देखो, आपको अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू पूछी ही नहीं है, आपके पास 2 आ गया तो यानी 2 मल्टीप्लाई अवोगाद्रो नंबर। तो आपके पास आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। अगर वैल्यू पूछी होती तब आप अवोगाद्रो नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या है 2n यानी गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इनटू अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, चलें आगे फिर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सभी को पता है, कुछ बच्चों को इतना ही पता होता है कि मैटर में आपके पास कितनी स्टेट्स होती हैं 3, सॉलिड लिक्विड जो हम मेनली यूज करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। इसके अलावा भी 2 होती हैं, कौन कौन सी, प्लाज्मा और एक होती है मैन मेड जो बनाई जाती है मैन मेड। एक आपकी सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस, एक प्लाज्मा और एक मैन मेड। कौन होगी, कितनी होगी, टोटल 5। 3 नहीं लगाना है, आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है 5 है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड मैन मेड। ठीक है, चलें आगे फिर। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन थे जैसे न्यूमेरिकल हो गए, ये भी बिल्कुल सिंपल से आते हैं। आपको गिवन मास निकालना आना चाहिए, आपको मास नंबर निकालना आना चाहिए, आपको एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए। इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, द नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट, द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, the total number of neutron of the element या the number of electron in the outermost shell of electron। क्वेश्चन क्या बोला है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। केमिकल प्रॉपर्टी क्या बोली थी मैंने, केमिकल चेंज क्या होता है, एक तो केमिकल चेंज होता है जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में पहुंच गए, अगर कोई गैस रिलीज होगी, कोई केमिकल चेंज हो गया तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो अगर आप कोई चीज चेंज करते हो तो उसको आप रिवर्सिबल कर सकते हो, पर केमिकल चेंज अगर एक बार केमिकल चेंज हो गया तो वापस रिवर्स नहीं होगा। तो द नंबर ऑफ आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट इस पे डिपेंड करता है, नहीं। द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, नहीं, मैंने एटॉमिक नंबर बोला था। एक क्वेश्चन हमने सेम एज इट इज किया है, बस इन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। उसमें भी मैंने आपको बताया कि एक एलिमेंट किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे, क्योंकि उसमें प्रोटॉन का भी होता है, इलेक्ट्रॉन का भी होता है, मास नंबर उसी में आ जाता है। तो आइसोटोप नहीं, मास नंबर नहीं, द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द एलिमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट किस में आ जाती हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट। देखो एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन सेम आ गए हैं, सिर्फ स्टेटमेंट का चेंज हुआ है।
ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे फिर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले स्टेटमेंट देखो, द कैथोड रे originate from cathode and proceed towards the anode in the cathode ray। सबसे पहले तो आप याद करो कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था हमने, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, क्या किया था, यहाँ पे हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में जब हमने रेस पास की थी, यहाँ पे फ्लोरोसेंस शीट लगाई थी, किसकी, जिंक सल्फेट की। यहाँ पे आपका एनोड था, यहाँ पे आपका कैथोड था। जब कैथोड रे आपकी जाती थी कितने प्रेशर पे, 10⁻⁻³ ज्यादा प्रेशर लगाया था, जिसकी वजह से यहाँ पे गैसेस मोलिक्यूल क्या होते थे, कम होते थे। गैसेस मोलिक्यूल क्या होते थे, लो होते थे, यानी कम होते थे। जब यहाँ से कैथोड रे जाती थी तो वो हमें दिखती नहीं थी। कहाँ दिखती थी, कैसे पता चलता था कि कैथोड रे एनोड की तरफ जा रही है, जब फ्लोरोसेंस शीट पे आपको चमक दिखाई देती थी, तब पता चलता था कि कैथोड रे कहां से कहां जा रही है, कैथोड से एनोड जा रही है। कितने प्रेशर में, 10⁻⁻³ ठीक है। द कैथोड रे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड प्रोसीड टूवर्ड्स एनोड इज कॉल्ड कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड से कहां जाती है, एनोड की तरफ जाती है। द टेलीविजन पिक्चर ट्यूब आर नथिंग बट कैथोड रे ट्यूब इज राइट। द कैथोड रे themselves not visible। अभी मैंने बोला जब कैथोड रे एनोड की तरफ जाती है तो वो हमें विजिबल नहीं होती। कैसे दिखती है, जब वो फ्लोरोसेंस शीट पे जाके टकराती हैं तो हमें क्या होता है, एक चमक सी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। नहीं, जो आपकी कैथोड रे होती है वो गैसेस पे डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, मैंने अभी बोला कि हम प्रेशर क्या करते हैं, प्रेशर कम रखते हैं, 10⁻⁻³ एज कंपेयर टू जब हम प्रोटॉन का डिस्कवरी करे थे, प्रोटॉन का डिस्चार्ज ट्यूब पे किया था, तब हमने प्रेशर उसमें क्या रखा था, प्रेशर ज्यादा रखा था। यहाँ पे प्रेशर क्या रखा है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रखा है, वहां पे हम प्रेशर क्या करते हैं, कम करते हैं। प्रेशर ज्यादा रखते हैं मतलब यहाँ पे गैसेस मोलिक्यूल क्या है, कम है। अगर गैसेस मोलिक्यूल कम है तो हमारा जो कैथोड रे है वो क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है किस पे, गैसेस ऑफ द नेचर एंड प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें कितने गैसेस मोलिक्यूल है, उस पे कैथोड रे हमारी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होती है क्योंकि इन्होंने लिखा है कि वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पे, पर कैथोड रे आपकी नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करती है। कौन सी रेस करती हैं, एनोड रेस डिपेंड करती हैं गैसेस के ऊपर। ठीक है, तो यही एक माइनर सा चेंज था किसमें, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब और एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, प्रेशर का और नेचर ऑफ द गैस मोलिक्यूल्स का। ठीक है, चलें आगे फिर। द मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98। आपको मोलिकुलर मास दिया है। ठीक है, इफ 49 ग्राम ऑफ द एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपने निकालना क्या है। ठीक है, आपने निकालना है इसमें सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, उसके बाद आप निकालोगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट, फिर आप निकालोगे नॉर्मेलिटी। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट देखो कैसे निकालना है। इक्विवेलेंट वेट आपने निकालना है मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंस। मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंस, मोलिकुलर मास कितना दिया है, 98 डिवाइडेड बाय 2, 49। फिर आप निकालोगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो,
आपके पास 49 ग्राम ऑफ एसिड डिसोल्व इन वाटर दिया है। क्या दिया है? 49 ग्राम, यानी आपने गिवन मास निकालना है अपॉन आपका क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले आपने इक्विवेलेंट वेट निकालना है, फिर आपने ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है, फिर आपने क्या करना है? नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो आप? गिवन मास अपॉन आपकी वैलेंस, तो आपका क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट। फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपके पास गिवन मास दिया है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट जो आपने अभी निकाला है, तो क्या आएगा? 49 डिवाइडेड बाय 49 1। फिर आप निकालोगे इसकी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में आप कैसे निकालते हो? सबसे पहले आपका इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो आपने अभी निकाला है डिवाइडेड बाय कितने लीटर सोल्यूशन है? 1 लीटर सोल्यूशन। कितना है? 1 लीटर सोल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या है आपका? 1। 1 नॉर्मल आपका क्या आया? इसमें स्ट्रेंथ आई किसकी? एसिड की। ठीक है, गिवन मास दिया था, आपने आगे आगे इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट और नॉर्मेलिटी निकाल देनी है, तो आपके पास एसिड की स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो कितनी आई? 1 नॉर्मल। ठीक है, समझ आया? तो आज के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चन थे और बहुत इजी थे। 1-2 क्वेश्चन थे जो न्यूमेरिकल पे थे और एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है, बस स्टेटमेंट चेंज हुई है। ठीक है, कैथोड रे और एनोड रे किस किस पे डिपेंड करते हैं? प्रेशर और आपके गैसेस मॉलिक्यूल, इन दोनों की वजह से आपका एनोड रे और कैथोड रे में डिफरेंस नजर आता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? आपको मॉडल का बताया कि जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसको हम पलम मूडिंग मॉडल बोलते हैं और रेजिन मॉडल बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।